Or that we are discussing the subject visual poetry and aesthetics, not the history of Kerala theatre. My submission is that we are short of time and we have to do so many things. We should not deviate from the subject. Now I request Dr. Jyotish Joshi. जोशी जी के बारे में बता दें आपको, इन्होंने अपना करियर लेखक की तरह से और नटरंग जो विशेष पत्रिका है उसके सहयोगी संपादक की तरह से शुरू किया और आलोचना के क्षेत्र में रंगमंच, उपन्यास, कहानी, कविता उसमें इन्होंने विशेष योगदान दिया। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं आलोचना पर, समकालीन कला के संपादक हैं और रंगमंच पर ख़ास तौर से इनकी विशेष दृष्टि है और मेरा ख्याल है कि ये अपने संक्षिप्त भाषण में विषय पर ही अपने विषय पर केंद्रित रहेंगे। आइए ज्योतिष जी। आदरणीय पाणिकर जी, कमलेश दत्त जी, उषा जी, भार्गव जी, रतन थीम जी, उदयन जी, राधा वल्लभ जी और आशा, मैं कल 12 बजे के आसपास जयपुर पहुंचा और पहला सत्र मुझे नहीं मिला, लेकिन दूसरे सत्र में मैंने अनेक महत्वपूर्ण रंग निर्देशकों को सुना। वो सुनने से बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आए। उस पर एक अलग से सत्र होता अगर, तो उस पर विमर्श की ज़्यादा बड़ी गुंजाइश होती, क्योंकि वो व्यवहारिक पक्ष है हमारे आज के रंगमंच का। उस पर बहुत सारे प्रश्न थे मेरे भीतर, लेकिन मुझे एक विषय में सीमित कर दिया गया है, तो मैं इधर उधर न जाके सीधे एक निबंध मैंने छोटा सा लिखा है, मैं इसी को पढ़ूँगा, क्योंकि इसकी गुंजाइश खासकर संगोष्ठियों में नहीं होनी चाहिए कि आप विषयांतर करें और दूसरे के समय में कटौती की गुंजाइश पैदा करें। तो मैं विषय पे आता हूँ। हमारे निबंध का विषय है दृश्य काव्य का सौंदर्य और पाणिकर का रंग वैशिष्ट्य। नाटक समग्र कला है और सृजनात्मक अनुभूति संवेगों का व्यक्त रूप, कदाचित इसीलिए उसे जागतिक संस्कृति का सबसे प्रबल कला रूप माना जाता है। भाषा, भाव, युगबोध और मानवीय जीवन की सतत संघर्षशीलता तथा उसके शुभ का फलित निरूपण नाटक के माध्यम से ही होता है, क्योंकि वह काव्य है, दृश्य काव्य। नाटक की काव्यमयता और उसकी दृश्यमयता पर विचार करते हुए श्री नेमिचंद जैन ने लिखा है, श्रेष्ठ नाटक कविता के समान ही भाषा की व्यंजना शक्ति का, बिंबमयता का, सघनता और तीव्रता का, संगीत और लय का, शब्द और अभिव्यक्ति की अनिवार्यता का उपयोग करता है। किसी न किसी रूप में और मात्रा में इन तत्वों के बिना श्रेष्ठ नाटक हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि संसार के श्रेष्ठ नाटक साहित्य के इतिहास में काव्य के अंतर्गत गिने जाते हैं, किंतु नाटक केवल भाषा द्वारा अभिव्यक्त काव्य पर नहीं समाप्त होता। वह निरा काव्य नहीं, दृश्य काव्य है। उसमें कार्य व्यापार का काव्य, ध्वनि का काव्य, गति का काव्य भी निहित होता है, जो अभिनेता के माध्यम से उजागर होता है, रंग दर्शक। नाटक की दृश्यात्मकता का सीधा संबंध अभिनयता से है, जिसको लेकर आदिकाल से लेकर अब तक विचार विश्लेषण होता चला आ रहा है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जिस संग्रह की बात करता है, उसमें रस, भाव, अभिनय, धर्मी दोनों, लोक और नाट्य, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आत्योद्य, गान तथा रंग, यह सब संग्रह कहलाते हैं। रसा भावा है अभिनय, धर्म, वृत्ति, प्रवृत्तय, सिद्धि, स्वरास्त थाद्योद
गानं रंगस्य संग्रह। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इस संग्रह के तत्वों को अनुमान से सिद्ध होना बताया गया है। अनुमान यहाँ कल्पनातीत है, पर इसमें उस परम सृजन पर बल है। अब यहाँ ध्यान दें, हम चूँकि ललित कला अकादमी में काम करते हैं और रूपंकर कला पर जो भारतीय दृष्टि है, उस दृष्टि को भी इसमें हमने समन्वित करने की चेष्टा की है। आप अगर गौर करेंगे तो वो चीज़ आपको दिखाई देगी। अनुमान यहाँ कल्पनातीत है, पर इसमें उस परम सृजन पर बल है जो अवस्था को दृश्य करता है। और इसी के बारे में धनंजय ने अवस्थानुकृति नाट्यम भी कहा था, जिसका आशय यही है कि एक क्षण विशेष अवस्था विशेष भाव को सृजित करना ही नाट्य है। नाट्यशास्त्र में संक्षिप्त और सारगर्भित संकेत वाणी सूत्र विविध धातुओं के कहलाती है, तो उसे विस्तृत करने को कारिका कहते हैं। विविध नामों के आश्रय से उत्पन्न होने वाले विविध धातुओं के सैद्धांतिक अर्थ को निरुक्त कहते हैं, क्योंकि वह शब्द शास्त्र के आगम ग्रंथों से उद्भूत होता है। इसके साथ साथ वह शब्द की मूल धातु वचन तथा समास आदि की व्याख्या करता है। नाट्य में रसों की अभिव्यक्ति में ही उसका समग्र परिपाक निर्भर है, जो संचारियों की अवस्थिति से नाट्य की दृश्यता को संभव करते हैं। रस के आस्वादन और भाव, अभिनय, वाणी, अंग और सत्व की व्यंजना से प्राप्त आनंद को ही भरत मुनि नाट्य रस कहते हैं। यह नाट्य रस स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, यह सभी सात्विक भाव आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनयों से संयुक्त होकर धर्मियों, वृत्तियों, प्रवृत्तियों की समन्विति से उद्भूत होता है, जिससे अलग अलग स्तरों पर दोनों सिद्धियां प्राप्त होती हैं, चाहे वह दैवी सिद्धि हो या मनुष्य। नाट्यशास्त्र में ही परंपरा से प्राप्त 2 श्लोकों का उल्लेख आया है, जिसमें नाट्य रस की व्याख्या की गई है। यथा बहुद्रव्य युतेर्व्यंजनेर्बहुभिर्युतम् आस्वादयन्ति भुञ्जानां भक्तं भक्तविदो जनाः। भावाभिनय संबद्धा न स्थायी भावास्तथा बुधा आस्वादयन्ति मनसा तन्मा नाट्य रसा स्मृता। अर्थात जिस प्रकार अनेक पदार्थों से निर्मित भोजन का सहृदय व्यक्ति आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार अनेक भावों तथा अभिनय से युक्त स्थायी भावों का सहृदय मानस आस्वादन करते हैं। इसी आस्वादन को नाट्य रस कहते हैं। नाटक चूँकि दृश्य काव्य है और उसका समस्त कार्य व्यापार दृश्य पर आधारित है, इसलिए दृश्यात्मकता उसका प्राण तत्व है, जिससे होकर नाट्य रस अपने परिपाक को प्राप्त करता है। नाट्य के सभी तत्व उसकी दृश्यता के कारक हैं, क्योंकि प्रदर्शन से इतर नाटक की संभावना ही नहीं बनती। नाटक का दृश्य काव्य के रूप में अध्ययन और चिंतन की परंपरा आधुनिक हिंदी में सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ दिखाई देती है। भारतेंदु का नाटक नामक निबंध केवल निबंध ही नहीं है, वह स्वयं भारतेंदु का आधुनिक नाट्यशास्त्र है, जो परंपरा और तद्युगीन परिवेश को लेकर निर्मित हुआ था। 1883 में प्रकाशित इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र दृश्य काव्य के रूप में नाटक पर विचार करते हुए लिखते हैं। नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। नट कहते हैं विद्या के प्रभाव से अपने या किसी वस्तु के स्वरूप के फेर को कर देने वाले को, व स्वयं दृष्टिरोचन के अर्थ फिरने को। नाटक में पात्रगण अपना स्वरूप परिवर्तन करके राजादि का स्वरूप धारण करते हैं, या वेश विन्यास के पश्चात रंगभूमि में स्वकीय कार्य साधन के हेतु फिरते हैं। काव्य के 2 प्रकार हैं, दृश्य और श्रव्य। काव्य के दृश्यत्व को उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए भारतेंदु कहते हैं, जैसा कालिदास ने शाकुंतल में भ्रमर के आने पर शकुंतला की सूधी चितवन से कटाक्षों का फेरना जो लिखा है, उसको प्रथम चित्रपटी द्वारा उस स्थान का शकुंतला वेश सज्जित स्त्री द्वारा उसके रूप यौवन और वनोचित्र श्रृंगार का, उसके नेत्र सिर हस्त चालनादि द्वारा उसके अंगभंगी और हाव भाव का, तथा कवि कथित वाणी के उसी के मुख से कथन द्वारा काव्य का दर्शकों के चित्त पर खचित कर देना ही दृश्य काव्यत्व है। भारतेंदु के इस निबंध में उनके अपने नाट्यशास्त्र का जो सूत्र है, वह आधुनिक नाट्य चिंतन का भी मंत्र है। वे कहते हैं,
नाटक में वाक प्रपंच एक प्रधान दोष है। रस विशेष द्वारा दर्शक लोगों के अंतःकरण को उन्नत अथवा एक बारगी शोकावनत करने को समधिक बागाडंबर करने से भी उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। थोड़ी सी बात में अधिक भाव की अवतारणा ही नाटक जीवन का महाऔषध है। भारतेंदु ने अपने निबंध में प्रकारांतर से नाट्य को अधिकाधिक भावगर्भी होने पर बल दिया है और उसके दृश्यत्व को स्वर भाव तथा अंगभंगी भाव से ही व्यक्त करने को प्रस्तावित किया है। जयशंकर प्रसाद ने दृश्य और काव्य के सामंजस्य पर विचार करते हुए लिखा था, लोकोत्तर चमत्कार और आदर्श दृश्य तथा श्रव्य मूर्त और अमूर्त इत्यादि सब साधनों से वह मानसिक संसार को विकास देता है और उसके पास साधन भी प्रचुर परिणाम में हैं। शिल्प, संगीत, चित्र, कविता, आहार्य भाव और अंगभंगी से अभिनय पूर्ण होता है। एक नाटक में इन सभी का विलास विकास है। रंगमंच शीर्षक निबंध में रविंद्रनाथ ठाकुर नाट्य प्रस्तुति में कल्पनाशीलता का प्रश्न उठाते हैं और भाव के मुकाबले यथार्थवादी पश्चिमी रंग दृष्टि का प्रतिरोध करते हैं। वे कहते हैं, जो दर्शक तुम्हारा अभिनय देखने आता है उसके पास क्या अपनी फूटी कौड़ी भी नहीं होती? क्या वह बच्चा होता है? क्या उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता? अगर यही सच हो तो ऐसे लोगों को डबल दाम देने पर भी टिकट नहीं बेचना चाहिए। यह कोई अदालत के सामने गवाही देना तो है नहीं कि हर बात को हलक उठाकर प्रमाणित करना होगा। जो लोग विश्वास करने के लिए, आनंद उठाने के लिए आए हैं, उसको ठगने के लिए इतना आयोजन क्यों? वे अपनी कल्पना शक्ति घर पर ताले में बंद करके तो आते नहीं। थोड़ा सा तुम समझोगे, थोड़ा सा तुम समझाओगे, थोड़ा सा वह खुद समझ लेंगे। तुम्हारे साथ उनका ऐसा ही कुछ समझौता है। यह तो भाव का निरूपण हुआ और सृजनात्मक कल्पना के द्वारा नाट्य के प्रतिपाद्य की अभिव्यक्ति पर रविंद्रनाथ ठाकुर के विचारों का उल्लेख, जिसमें वे पश्चिमी यथार्थवादी दृष्टि और नाट्य पद्धति को कृत्रिम और भावाभिव्यंजकता के विरुद्ध कहते हैं। बंग दर्शन में 1903 में प्रकाशित इस निबंध को हम भारतेंदु के विचारों की निरंतरता में सहज ही देख सकते हैं, जो उन्होंने 83 में प्रकाशित अपने नाटक नामक निबंध में व्यक्त किए थे। जयशंकर प्रसाद दृश्य काव्य और समग्रतः नाटक पर जिस तरह चिंतन करते दिखते हैं, उनमें भी हम नाट्य के भाव और कल्पना के समंजन पर बल होता हुआ देखते हैं। यह हमारी कला दृष्टि का महत् तत्व है, जिससे पश्चिमी कला दृष्टि का सीधा विरोध है। पश्चिम की कला दृष्टि यथार्थ का आग्रही है। अंतर्भाव और सृजनात्मक कल्पना के बड़े बड़े सिद्धांत निरूपण के बावजूद यह दृष्टि परोक्ष को दृष्टिपथ पर नहीं मानती, क्योंकि चित्त में विन्यस्त रूप या दृश्य इस दृष्टि में न तो काम्य है और न ही विचारणीय है। अगर इसे हम आनंद कुमार स्वामी के कला चिंतन के उदाहरण से समझना चाहें, मुझे पानी दे। तो सुविधा होगी। कुमार स्वामी ने भारतीय कलाओं, खासकर रूपंकर कला को भक्ति साधना के समकक्ष माना है और सर्जक के सृजन प्रक्रिया को समाधि में अवस्थित स्वीकार किया है। उन्होंने पश्चिमी कलाविदों को उत्तर देते हुए कहा था कि जो पाश्चात्य कला विचारक भारतीय कला को स्थूल यथार्थवादी दृष्टि से देखकर उसे निकृष्ट कहने की मूढ़ता करते हैं, उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि कला कब जन्म लेती है। कला के जन्म की प्रक्रिया क्या है? भारत में कला की सृष्टि कलाकार के चित्त में पहले ही हो जाती है, उसकी छवि उतर जाती है। उन्होंने इसका उदाहरण पाली वाङ्मय की चित्त सज्जा से दिया, जिसमें कहा गया है कि कलाकार के चित्त में छवि की पहचान हो जाती है, उसका स्वरूप उभर जाता है, वह वस्तु रूप में बाद में व्यक्त होती है। भारतीय कला परंपरा में कलाकार धियालंबन के आधार पर चित्त में ध्यान का आश्रय लेकर कला सृष्टि कर लेता है, उसके बाद वह सृष्टि वस्तु बनती है। इस पूरी प्रक्रिया में कला एक महज वस्तु भर नहीं रह जाती। वस्तु तो सिर्फ इंगित ही रहती है,
वास्तव में वस्तु से इतर अप्रस्तुत रूप में सृष्ट हो चुकती है। विचारणीय बात यह है कि भारतीय कला सृष्टि शुद्ध रूप से परोक्ष है और जो दिखाई देता है वह उस अप्रस्तुत को प्रकट करता है। यानी जो दिखाई देता है वह उस परोक्ष का अप्रस्तुत की खिड़की है, चाहें तो उसे द्वार भी कह लें। कला सृष्टि की इस प्रक्रिया में कलाकार की प्रत्येक निर्मिति में कलाकार की एक आनुष्ठानिक मृत्यु होती है। वह उस सर्जन में, सृष्टि में जो अनिवार्यतः उसके चित्त में उतरा है, उसमें वह अपने प्राणों का विसर्जन करता है, तब उस कृति में प्राण आता है, जीवन आता है। लेकिन प्रत्यक्षतः जो आकृति बनती है वह उस आकृति की छाया मात्र है, उसकी एक ओट है जो कलाकार के चित्त में सृजित होती है। प्रकारांतर से चित्र का नाट्य से और नाट्य का काव्य से यही संबंध है, जो भाव के स्तर पर सर्जक के चित्त में पहले सृष्ट होते हैं और बाद में प्रत्यक्षतः प्रकट होते हैं। वस्तुतः यही भारतीय कला दृष्टि है जो विशुद्ध रूप से पश्चिमी कला दृष्टि के यथार्थ आग्रही दृष्टि के प्रतिपक्ष में खड़ी है। प्रश्न यह है कि दृश्य काव्य के रूप में नाटक में सौंदर्यबोध प्रकट कैसे होता है, या दृश्य काव्य के रूप में नाटक का सौंदर्य कहाँ है, उसकी अवस्थिति की जगह क्या है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जिस नाट्य रस को नाट्य का विपरीत कहा गया है, दरअसल वही नाटक के सौंदर्य का केंद्रीय बिंदु है और उसी से भाव का सौंदर्य बोध विकसित होता है। नाटक चूँकि अभिनय है और मंच पर प्रस्तुत होकर ही उसे अपने पाथेय को पाना है, इसलिए दृश्य काव्य के रूप में नाटक को समग्र करने का दायित्व अभिनेता का होता है तथा उसी पर वह निर्भर करता है कि वह नाटक को सिद्धि तक ले आने में समर्थ हो पाता है कि नहीं। नाट्य रस के निरसन में नाट्यशास्त्र द्वारा बताए गए भाव रस तथा अभिनय के विभिन्न उपादानों का योग होता है, जिसको लेकर हम संकेत कर आए हैं और यह उल्लेख भी किया है कि भावक से तादात्म्यता की परम अवस्था ही नाट्य की सफलता का सूत्र है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को लेकर पूरब और पश्चिम में न जाने कितनी टीकाएँ लिखी गई हैं और व्याख्याएँ हुई हैं, जो शोध का विषय है। मूल बात यह है कि हजारों वर्षों से नाट्य चिंतन और उसकी मूलभूत अवधारणाओं पर विचार होता आया है, जो समय के बदलाव के बावजूद अपने बुनियादी स्वरूप में आज भी कायम है। नाटक चूँकि संयुक्त कला है, इसलिए उसके बाह्य और अंतर के विधानों में तकनीकी परिवर्तन देखे गए हैं और दिखाई भी दे रहे हैं, पर अनिवार्यतः नाटक का सौंदर्य उसकी दृश्यता, अनन्यता और प्रतिपाद्य की भावाभिव्यंजक प्रस्तुति में ही निहित होता है। समय चाहे कोई भी हो, नाट्य का यह रूप या कहें उसकी निर्मिति का मानक नहीं बदल सकता। प्रयोग और नवोन्मेषी संभावनाओं के द्वार उसके लिए हमेशा खुले। आप ब्रेस्ट स्टेनिस्लाविस्की, आर्थो ग्रोतोवस्की के रंग चिंतन को भी ध्यान में रखें तो देखेंगे कि प्रकृतिवादी न होने के बावजूद और यथार्थवाद से सामने रखते हुए भी वे इस तथ्य को हमेशा याद रखते हैं कि नाटक प्रथमतः और अंततः अपने भीतर की कल्पना में क्रियाशीलता है। नाटक की समूची दृश्यात्मकता कविता से सूक्ष्म अनुभूतिक संवेदना के प्रसार में निहित है, जो विरल भावों के प्रस्तुत विधानों से संभव होता है। एक कलाकृति पर विचार करते हुए किसी कलाविद ने ठीक ही लिखा है। ये भी एक विजुअल आर्ट के कटिंग का उदाहरण में दे रहा हूँ। किसी कृति की श्रेष्ठता का पैमाना यह नहीं है कि वह देखने में कितना सुंदर है या उसमें भावुक क्या क्या देख पाता है, बल्कि उसकी श्रेष्ठता, उसकी अनन्य दृश्यता का आधार उस क्षण की सर्जना है, जो क्षण भावक और कलाकार से एक हो जाता है। श्रेष्ठ कलाकार उस क्षण को उसकी समस्त प्रवृत्तियों में आंकता है, जो भावक की अनुभूतियों से जा मिलता है। रूपंकर कला की यह दृश्यता उस क्षण को आंकने में ही है, जो भावक के अनुभूति क्षण से जा मिलता है। रूपंकर की समस्त प्रदर्शनकारी कलाओं, रूपंकर की तरह समस्त प्रदर्शनकारी कलाओं, चाहे वह नृत्य हो या नाटक, सब में उस क्षण विशेष का सृजन महत्वपूर्ण है, जो सहृदय के चित्त से जा मिलता है। नाटक में एक निर्देशक की कल्पनाशीलता तथा अभिनेताओं की भाव प्रवणता उसी क्षण के सृजन में होती है, जिसकी ओर धनंजय ने अवस्थानुकृति नाटक में कह के संकेत किया है।
अवस्था की सृजनशीलता उस क्षण विरल क्षण को मंच पर ले आने का प्रयत्न है जो पहले से सहृदय के चित्त में अवस्थित है। बेशक आनंद कुमार स्वामी के शब्दों में कहें तो वह परोक्ष का ओट है, उसका द्वार है, क्योंकि वह अप्रस्तुत वाणी और दृश्यता से परे है। हम केवल उसकी झांकी भर ला सकते हैं, धियालंबन की सहायता से उसे सर्वांग प्रस्तुत करना संभव नहीं होता। हमारी अपनी परंपरा में कला की यही दृष्टि काम्य है जो नाटक पर भी उसी तरह से लागू होती है। ये निबंध का पहला खंड। दूसरा खंड आदरणीय पणिकर जी पर जो मेरी अपनी समझ है। आधुनिक भारतीय रंगमंच को जिन निर्देशकों ने भारतीय कला दृष्टि के सातत्य में अपनी कल्पनाशीलता और अपूर्व रंग दृष्टि से समृद्ध किया है, उनमें कावालम नारायण पणिकर का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। श्री पणिकर मलयालम के प्रसिद्ध नाटककार हैं, जिन्होंने 20 से अधिक नाटक लिखे, तो महत्वपूर्ण कवि भी हैं जिनके 7 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। उन्होंने भास और शेक्सपियर के नाटकों का मलयालम में अनुवाद किया, तो 30 से अधिक नाटकों को बतौर निर्देशक सैकड़ों प्रस्तुतियाँ की। संस्कृत और मलयालम भाषा में क्लासिक संस्कृत नाटकों की प्रस्तुति से उन्होंने जिस भारतीय रंग दृष्टि को प्रस्तावित किया वह अनुकरणीय है। श्री पणिकर ने नाट्यशास्त्र को समकालीन संदर्भों में व्याख्यायित कर उसे नव्यतम स्तरों पर प्रतिष्ठित किया है और उससे शुद्ध भारतीय रंग व्याकरण बनाया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और उनके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जिस भाव प्रवणता और कल्पनाशील मंचीय युक्तियों की बात कहकर यथार्थवादी नाट्य पद्धति का विरोध किया है, उसे आप सहज ही पणिकर की प्रस्तुतियों में पा सकते हैं। पणिकर ने काव्य को सौंदर्यमूलक बनाकर उसे नाटक के रूप में प्रतिष्ठित किया। पणिकर ने नाट्यशास्त्र के मानकों को अपनी स्थानीय नाट्य युक्तियों के सहारे एक निजी पद्धति के तौर पर विकसित किया, जो एक स्तर पर भारतीय नाट्य का सर्वथा मौलिक मुहावरा बनकर सामने आता है। पणिकर की विशेषता यह है कि उन्होंने केरल की पारंपरिक नाट्य और नृत्य पद्धतियों से एक ऐसी मानक रंग पद्धति विकसित की जो एक तरफ संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का निर्वाह सिद्ध हुई, तो दूसरी तरफ उसका सृजनात्मक विकास। कोई भी शास्त्र अंतिम नहीं होता। नाट्यशास्त्र ने भी अपनी समाप्ति पर विचारकों को इसके आगे बढ़कर सोचने की छूट दी है। पणिकर जी ने समकालीन स्थानीय रंग शैलियों के मिश्रण से एक लोकधर्मी शैली विकसित की, जिसमें परंपरा और समकालीनता का समन्वय दिखता है। भारतीय पारंपरिक नाट्य शैलियाँ अभिनय के लिए जिन सांकेतिक मुद्राओं का अवलंब लेती हैं और उनमें जिस तरह संगीत, नृत्य आदि का आश्रय लिया जाता है, वे सब पणिकर जी की नाट्य प्रस्तुतियों में जीवंत हो उठते हैं। सांकेतिक मुद्राओं का अवलंब तो उनके नाट्य का जीवन ही है। उनके वैशिष्ट्य का दूसरा पक्ष, जिससे नाटक क्षण विशेष के सृजन में सफल होता है, वाचिक तत्वों का पुनराविष्कार है। संवादों का उच्चारण, स्वरों का घात, बलाघात, गति प्रगति, लय जैसे प्रयोगों का कौशल इस रंग दृष्टि को मानक बनाता है। इन प्रस्तुतियों में आहार्य के अंतर्गत स्थानीय प्रकृति समग्रता में प्रकट होती है। केरल के प्राकृतिक उपादान जैसे नारियल, सुपारी, बांस, ताड़, न जाने किन किन रूपों में पणिकर जी की प्रस्तुतियों के अभिधान बनते हैं, कहा नहीं जा सकता। पणिकर जी की प्रस्तुतियों की सबसे बड़ी विशेषता उनके कथ्य की प्रतीकात्मकता है। कविता की तरह नाटक को साध कर उसकी संपूर्ण संभावनाओं के साथ दृश्य करना अद्भुत प्रभाव की सृष्टि करता है। नाट्यशास्त्र को अपनी स्थानीय रंग परंपराओं में अवस्थित कर उसे नए समय में प्रतिष्ठित करना और उसे विशुद्ध भारतीय रंग शैली में विन्यस्त करना नाट्य को नए सौंदर्य शास्त्र से जोड़ने जैसा उद्यम है। हम इसमें कुछ उदाहरण छोड़ रहे हैं, अब मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ आखिरी पैरा पढ़ रहे हैं। सही मायनों में यह प्रस्थान नाटक को दृश्य काव्य के रूप में प्रतिष्ठित करने तथा उससे एक नए सौंदर्यबोध को विकसित करने का भगीरथ उद्यम था, जो कावालम नारायण पणिकर ने अपनी मौलिक सूझबूझ, सृजनशील कल्पना तथा भावाभिव्यंजक भारतीय कला दृष्टि के गहन चिंतन से संभव किया है। उनकी दृष्टि का यह कौशल केवल संस्कृत नाटकों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके मौलिक नाटकों की प्रस्तुति में भी इसे देखा जा सकता है। इन प्रस्तुतियों से एक समग्र रंग दृष्टि सामने आती है,
जिसमें परंपरा का सृजनात्मक विकास दिखता है। आधुनिकता का परंपरा में पर्यवसान उनके रंग जीवन का सूत्र है। यह रंग कार्य भरत के नाट्यशास्त्र में वर्णित नाट्य रस को अपना पाथेय बनाता है, तो ध्यालंबन के सहारे चित्त में विन्यस्त रूप को, भाव को और जागृत अनुभूति को प्रत्यक्ष करता है। यह विशुद्ध भारतीय रंग दृष्टि का आविष्कार है, जो पश्चिम द्वारा हम पर लाद दी गई यथार्थवादी परंपरा के प्रतिरोध में खड़ी है। अंग्रेजी शासन की पराधीनता ने जिस तरह हमारी मानसिकता को औपनिवेशिक बनाया और हमारा सब कुछ पश्चिम प्रेरित हो गया, उसी तरह कलाएं भी बदली और हमारा रंग संस्कार भी। पश्चिम के जिस रंगमंच से हमारा साबका पड़ा, उसमें न तो हमारी जीवन दृष्टि थी और न ही हमारा सौंदर्य बोध। पश्चिम के यथार्थवाद ने हमारे नाट्य को द्वैत और संघर्ष के एक गहरे संयोजन में बदल दिया, और जहाँ हमारी नाट्य परंपरा मनुष्य के चित्त का प्रसादन कर आनंद और रस की सृष्टि करती थी, वहाँ निरा संघर्ष काम में रह गया। शंभु मित्र, हबीब तनवीर, बबकारंत तथा कावालम नारायण पणिकर ने अपने अपने स्तर पर जो भारतीय रंग दृष्टि प्रस्तावित की है, उसका बहुत महत्व है। रतन थियम ने भी अपनी परंपरा के बीज तत्व को आत्मसात कर उसे नई भारतीय भूमि दी है। पर पणिकर जी की देन का विशेष महत्व इस कारण भी है कि उन्होंने संस्कृत रंग चिंतन और रंग परंपरा के उसके वर्तमान अवयवों के साथ पुनर्परिभाषित की है। दृश्य काव्य के रूप में नाटक कैसे नए सौंदर्य बोध के साथ प्रकट होता है और कैसे वह अपनी परंपरा के उद्गम में है, यह देखना हो तो निश्चय ही पणिकर जी को ही हमें बार बार देखना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिष जी। ये एक बहुत ही रोचक बात है। आलोचना या विचार विमर्श नए नए द्वार खोलता है। आपकी दृष्टि दूसरे की दृष्टि, ज़रूरी नहीं है कि समन्वय हो। एक ही चीज़ को देखने के अलग अलग तरीके, अलग अलग कोण, और सब में लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन शायद कुछ दूसरा, कुछ और भी हो सकता है। ये विशेषता है। हम जब दृश्य काव्य सौंदर्य बोध की बात करते हैं तो हमारा अपना सौंदर्य बोध जो बहुत ही निजी है, वो इतना प्रमुख हो जाता है कि हम उस दृष्टि से किसी चीज़ को आंकने लगते हैं या विचार विमर्श करते हैं। ये बहुत ही ईमानदारी की बात है। इसमें पिछपेषण नहीं होता, अपनी दृष्टि साफ होती है। और ये बात ज्योतिष जी के आलेख में स्पष्ट थी। अब मैं I request Mr. Manish Mehta, who has come from Calcutta and who is working on Indian theatre for a very, very long time, to talk the subject visual poetry and aesthetics. Thank you. Thank you. My pranam to Panikat ji, to Tripathi ji, Bhavan ji, and Dr. Paulus and Ratan Thiam ji, and all of you. I really feel honored and privileged on being invited to speak on such a subject and in such a forum. I just wanted to join this festival because this festival is centering around Panikatji's theatre activities and is showcasing 6 of his plays, because I felt that I am of my generation, I am the only theatre director in the country who had most extensively worked with Panikatji. I moved with my whole team
my whole group of musicians to Sopanam and walked with Panikretji. Our group was planning to do a Sanskrit play, and we wanted to do it after properly knowing how to handle a Sanskrit play in an absolutely Indian way, Indian style.